वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम अपने जीके के 3 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मालवा का पठार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो पहले क्वेश्चन की जो हमारे पास सही ऑप्शन होगी कि मालवा का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो उसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। आप लोगों ने ध्यान रखना है इसको, जो हमारे मालवा का पठार है वो भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं जो हमारे पास, मध्य प्रदेश में देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन और गुना और सीहोर जिलों में के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पे मालवा का पठार जो है फैला हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में झालावाड़ और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ हिस्से। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो गुजरात के वागड़ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जो है मालवा का पठार जो है फैला हुआ है। तो कई बार आप लोगों से किसी जिले या क्षेत्र का नाम भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इनको भी आराम से इनका रिवीजन कर लेना है। जैसे कि हमारे पास मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का हमारे पास हो गया देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन और गुना और सीहोर। ये जो है हमारे मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, इनके हिस्सों में जो है मालवा का पठार जो है पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के 3 जिलों के नाम जो मैंने आपको बताए, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तथा गुजरात के वागड़ जो हमारा क्षेत्र है उसके कुछ हिस्सों में जो मालवा का पठार फैला हुआ है। तो तीनों राज्यों के नाम और साथ में जो मैंने आपको वहाँ के जिले और क्षेत्र बताए, इनके नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं? ठीक है, इजराइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, उनसे परीक्षा में बहुत बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे हर बार, जैसे मान के चलते हैं हमारे पास अभी यूक्रेन और की लड़ाई हुई, जैसे भी आपके पास अगर आप देखेंगे यूक्रेन रूस की लड़ाई होती है, उसके बाद इजराइल और फ़िलिस्तीन का कन्फ्लिक्ट चला हुआ है, वैसे ही चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। तो यहाँ पर ये नहीं कि आपसे लड़ाई से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, आपसे उस देश के पीएम कौन है, सीएम कौन है, या उस देश में मौजूद किसी ताकतवर संगठन का अध्यक्ष कौन है। तो ये सभी क्वेश्चन भी परीक्षा के एग्ज़ाम से बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं हमारे पास वर्तमान समय में भी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ये उस देश के सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जो हैं पहले व्यक्ति हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कनाडा, जापान, फ्रांस और श्रीलंका। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश ने जो है 2030 तक, जो उनके पास रिटायरमेंट प्लान होता, जो किसी भी वहाँ का सरकारी एम्प्लॉय होता उसको 62 ईयर्स की एज में जो था रिटायरमेंट दे दी जाती थी, परंतु अब 2030 तक जो है फ्रांस में एक रूल लागू हुआ है जिसके तहत जो है अब वहाँ पर रिटायरमेंट की जो आयु है वो 64 वर्ष हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, ईगल 44 या ओघव 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना बेस है? ईरान, उत्तर कोरिया, इजराइल और फ्रांस। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ईरान, ऑप्शन नंबर ए। ईगल 44 के नाम से आप ईरान को ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर ईगल 44 या इसको ओघव 44 के नाम से भी जाना जाता है। ये ईरान का जो था वो पहला भूमिगत वायुसेना बेस, यानी कि एयरफोर्स का जो था पहला बेस है भूमिगत। क्लियर, ईरान का। नेक्स्ट है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय किस संस्था से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय, यूनिसेफ, नीति आयोग, WHO, जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, WHO, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय।
तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, कई बार जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है एग्जाम में भी। तो अब हमसे पूछा गया WHO, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो यूनिसेफ है और नीति आयोग है और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, इनका अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय से कोई हमारे पास यहाँ कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। तो इसकी सही ऑप्शन हमारे पास होगी WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, किस देश ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और रूस। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए। इटली देश ने जो है आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर। इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है हमारे पास कि इटली ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर। आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी शब्दों का प्रयोग करने वाले जो इटालियंस व्यक्ति होंगे कोई भी, उनको 100,000 पाउंड या 108,705, या इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि $1,08,705 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहाँ की सरकार ने जो है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है हमारे पास आधिकारिक संचार में, यानी कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन हम बात कर सकते हैं, किसी प्रकार का वहाँ जो कम्युनिकेशन व्यवहार होता है उसमें अंग्रेजी या किसी भी अन्य प्रकार की विदेशी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके ऊपर जो है इतना भारी भरकम आप देख सकते हैं कि 100,000 पाउंड, या जैसे मैंने आपको बताया कि $1,08,705 तक का जुर्माना जो है हो सकता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के सरकारी व्यवहार में आप कह सकते हैं जितने भी हमारे पास गवर्नमेंटली काम होंगे वहाँ पे इंग्लिश और अन्य विदेशी भाषाओं का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस, USA, UK और जर्मनी। ठीक है, तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस देश ने जो क्या है वर्तमान में जितने भी हमारे पास शॉर्टेस्ट वे होते हैं जिनको ट्रेन द्वारा कवर किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने जितनी भी उनकी घरेलू उड़ानें थी हमारे पास जो यात्रा जहाज़ के द्वारा की जा सकती थी, उन सभी जहाज़ों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर, ध्यान रखना आप लोगों ने इसको, फ्रांस। इसके साथ जुड़ा फैक्ट जो है हमारे पास, फ्रांसीसी सरकार ने हाल ही में छोटे मार्गों पर घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिन्हें ट्रेन द्वारा 2.5 घंटे से कम समय में तय किया जा सकता है। क्लियर, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसे मार्ग जिनको ट्रेन के द्वारा जो है 2.5 घंटे से कम समय में पूरा किया जा सकता है, उन सभी मार्गों पर जो है उनकी जो वायु के द्वारा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी जहाज़ के द्वारा उस एरिया को कवर किया जा सकता था किसी फ्लाइट के माध्यम से, उसको उन्होंने पूरी तरह जो है प्रतिबंधित कर दिया है। इससे विमानन क्षेत्र से उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है। हालांकि यह प्रावधान 2021 के जलवायु कानून में शामिल किया गया था और पहले से ही उपयोग में था। प्रतिबंध केवल अब अनिवार्य किया गया है। क्लियर, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर हम इसकी कानून की बात करें कब ये कानून बनाया गया था, तो आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है कि 2021 का जो जलवायु कानून था उसमें इस बात को शामिल किया गया था, परंतु अब पूर्णतः जो प्रतिबंध था वो अब 2023 से लगाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर और मलेशिया। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रवासन समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए जो छात्रों, शिक्षाविदों और पेशेवरों को के आंदोलनों को सुविधाजनक बनाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने आपको इतनी बार पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास कोई नया समझौता होता है किसी भी दो देशों के बीच आपस में, या कोई नई योजना परियोजना लागू होती है, उसको क्यों लागू किया गया, उसके पीछे का क्या उद्देश्य है, तो ये हमारे पास बहुत ज़रूरी पॉइंट हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो छात्र हैं, शिक्षाविद हैं और पेशेवर हैं, तो इनके बीच की जो लाइफ है इसको हम इस प्रकार कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई छात्र यहाँ से स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है, या कोई हमारे पास कोई छात्र यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टडी के तहत किसी अध्ययन के लिए जाता है, वहाँ पर किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहता है वहाँ पर जाके, तो वहाँ पर उसको जो पहले कुछ सुविधा या किसी प्रकार की कोई परेशानियाँ उसको आती थी वहाँ की वीज़ा से संबंधित मान के चलते हैं हम, या वहाँ पर रहने के लिए या उसके स्थल के बारे में उसको परेशानी होती थी, उन सब से जो है उसको
निपटारा जो है उसको मुक्ति जो है यहाँ पर मिल सकती है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान रखना है। छात्र, शिक्षाविद और जो पेशेवर होते हैं यानी किसी जॉब से रिलेटेड जो वहाँ पे काम करते हैं, जिनका आना जाना भारत जो है लगा रहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? नूरी रॉकेट, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। रूस, दक्षिण कोरिया, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात को। क्लियर? तो इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन सही होगी वो है ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण कोरिया ने जो है अभी हाल ही में अपना अंतरिक्ष रॉकेट जो है नूरी लॉन्च किया है। तो ये रॉकेट का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रख रहा है, नूरी हमारे पास। नेक्स्ट है अभी हम लोगों के पास, हेलमंद नदी का उद्गम किस देश में होता है? अफगानिस्तान, मिस्र, इजराइल या म्यांमार। अभी यहाँ पर आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी बहुत सारे आम में से लोगों ने हेलमंद नदी का नाम नहीं सुना है। तो जब भी एग्ज़ाम में या किसी भी पेपर में आपसे जब कभी किसी नदी का या किसी पर्वत का, किसी पहाड़ का जो आपको ऐसा लगता है कि आपने उसका नाम नहीं सुना है या नहीं पढ़ा हुआ है, तो या तो वर्तमान समय में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहा होता है या फिर हमारे किसी पड़ोसी देश का वो कोई महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उस देश का। तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है। तो जो हमारे यहाँ पे हेलमंद नदी है उसका उद्गम जो है आप लोगों ने ध्यान रखना वो अफगानिस्तान देश में होता है। क्लियर? हेलमंद नदी का उद्गम अफगानिस्तान देश में। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट है हम लोगों के पास, हेलमंद अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। क्लियर? ध्यान रखना आप लोगों ने इसको, जो हेलमंद है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ये पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में काबुल के पास से निकलती है और लगभग 1150 किलोमीटर तक रेगिस्तान इलाकों से होकर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है और हामून झील में गिरती है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना, हेलमंद से जुड़ा हुआ नाम है हामून। ये लास्ट में जो है हमारे पास हामून झील में गिरती है, जो अफगानिस्तान ईरान सीमा तक फैली हुई है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि हामून झील कहाँ स्थित है, किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, तो हमारे पास आता है अफगानिस्तान और ईरान। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हम लोगों के पास, हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी विरोधी कानून में संशोधन किया है? भारत, रूस, यूक्रेन और चीन। सॉरी, सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी। चीन ने जो है वर्तमान समय में अपने जासूसी विरोधी कानून में जो है संशोधन किया हुआ है। तो ध्यान रखना ये सब हमारे पड़ोसी देश है और जितनी भी वहाँ गतिविधियाँ होती रहती हैं हमारे सारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड पॉइंट होते हैं, तो इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के स्वतंत्रता दिवस को तुजू हबेलासन भी कहा जाता है? तुजू हबेलासन भी कहा जाता है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल या श्रीलंका। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस को जो है तुजू हबेलासन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इंडोनेशिया देश के साथ हमारे बहुत सारे एक घनिष्ठ मैत्रिक संबंध हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है कि जो वहाँ का स्वतंत्रता दिवस है वो तुजू हबेलासन के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ जो आप लोगों ने इसके पॉइंट ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर 17 अगस्त 1945 को डच शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इंडोनेशिया पर 1942 और 1945 के बीच 4 वर्षों तक जापानियों को शासन रहा और देश के नेताओं सुकर्णो और मोहम्मद हट्टा ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 17 अगस्त को स्वतंत्रता की घोषणा की। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, यहाँ पे जो एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट है, यहाँ पे 17 अगस्त का जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जो वहाँ का स्वतंत्रता दिवस के नाम से जो वहाँ है इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर? और साथ में आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि जो 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया में किसी ब्रिटिश हुकूमत का वहाँ से नहीं था, वहाँ पे डच शासन से स्वतंत्रता मिली थी, डच शासन। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है हमारे पे जितने भी, क्योंकि हमारे पास रिसेंटली एसएससी चाहे जीडी का टेस्ट होता है या एसएससी दिल्ली कांस्टेबल का टेस्ट होता है, वहाँ पर कई बार जो होता है हमारे पास हिस्ट्री के थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम उन्हें डीप भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो हमारा जो डायरेक्टली क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे भी हमारे पास भारत है, भारत में 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो हमारे ऊपर जो था किसका शासन था या हमारे ऊपर किस विदेशी हुकूमत का शासन था? तो इंडोनेशिया भी हमारे पड़ोसी देश है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों में जितनी भी गतिविधियाँ हुई थी वो कब कब बने थे, वो किस किस के अधीन रहे हैं, किसके अधीन नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता है शुरू से ही जब से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये सब पॉइंट हमारे लिए जरूरी होते हैं परीक्षा के आधार पर अगर हम देखेंगे। नेक्स्ट है, आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन कौन सा देश है? आयोजक रूस, चीन, भारत
और संयुक्त अरब अमीरात। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, इसकी सही ऑप्शन है हमारे पास रूस। जो आर्मी 2023 के 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का जो आयोजक है वो रूस देश है हमारे पास यहाँ पे। और इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत, चीन और ईरान ने रूस द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 में मंडप स्थापित किए हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, ये जो 3 देशों के मैं आपको नाम बताए, भारत, चीन और ईरान, इन तीनों ने जो है इस सैन्य तकनीकी फोरम में जो है हमारे पास अपने मंडप स्थापित किए हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना, मंडप स्थापित किए हैं आर्मी 2023 जो फोरम हो रहा है हमारे पास सैन्य तकनीकी फोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास के बाद, इस वर्ष विश्व में सबसे अधिक डेंगू मृत्यु दर किस देश में दर्ज की गई? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या अफगानिस्तान? तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश देश में जो है पूरे विश्व भर में सबसे अधिक जो है डेंगू कांड जो है मृत्यु दर जो है वो दर्ज की गई बांग्लादेश में। इसका जुड़ा फैक्ट है, बांग्लादेश में डेंगू से मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक देखी गई। इस वर्ष मरने वालों की संख्या 634 हो गई है। 2 सितंबर को बांग्लादेश में डेंगू से संबंधित 21 मौतें दर्ज की गई, जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। ये पॉइंट भी यहाँ पर आप लोगों के लिए जरूरी होता है। 2 सितंबर का दिन जब बांग्लादेश में एक दिन में सर्वाधिक लोग 21 लोगों की जो है मृत्यु डेंगू के कारण हुई, जो इस साल का रिकॉर्ड हम इसको देने के कह सकते हैं। डेंगू से संबंधित मामलों में बांग्लादेश विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्राज़ील जो है पहले स्थान पर, भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर पूरे विश्व भर की बात की जाए तो पहले स्थान पर जो है ब्राज़ील है और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है हमारे पास बांग्लादेश है। क्लियर। नेक्स्ट है अब हमारा हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन, किस शहर ने दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? वाराणसी, अयोध्या, मैसूर और भोपाल? तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या ने जो है दिवाली की पूर्व संध्या पर 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जलाने का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हम लोगों के पास, अयोध्या ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जब दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव समारोह के दौरान लगभग 22.23 लाख मिट्टी के दीपक जो हैं जलाए गए। यहाँ पे आप लोगों ने संख्या ध्यान रखनी है, दीपकों कितने दीपक जलाए गए थे। 2022 में राम की पैड़ी के घाटों, ये पॉइंट भी यहाँ पे जरूरी है, राम की पैड़ी के घाटों पर 17 लाख से ज़्यादा दिए जलाए गए थे। सरयू नदी के तट पर स्थित इस शहर ने अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो है तोड़ा हुआ है। तो जो इससे पीछे का रिकॉर्ड था वो हमारे पास क्या था कि राम की पैड़ी के घाटों पर 17 लाख से अधिक जो दिए थे वो जलाए गए थे, वो भी आपको था भारत में ही मौजूद है। तो दूसरा जो रिकॉर्ड है हमारे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, अगर आप देख पा रहे हैं, 22 पॉइंट हमारे पास मैंने आपको बताया 23 लाख मिट्टी के दीपक जो कहाँ अयोध्या में जलाए गए थे, और इससे पिछले कहाँ थे, राम की पैड़ी के घाटों पर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अभी, माउंट एटना जो खबरों में था किस देश में स्थित है? माउंट एटना हमारे पास फिलीपींस, इटली, इंडोनेशिया और जापान। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, इटली। अगर आप सभी को याद आ रहा होगा, माउंट एटना एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान रखना, ये कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है जो इटली में माउंट एटना जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, ने पिछले वर्ष अपने विस्फोट के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ा दी थी। ये बहुत ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, माउंट एटना, और ये इटली में स्थित है। क्लियर, माउंट एटना और इटली में। इस ज्वालामुखी गतिविधि का एक लंबा इतिहास है जिसमें 1500 ईसा पूर्व के रिकॉर्ड किए गए विश्व विस्फोट भी हैं। तो आप कितनी प्राचीन टाइम से यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था अभी भी कि ये बहुत जो है ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पुराने समय से जो है ज्वालामुखी नजर आते रहे हैं हमें। तब से कुल मिलाकर 200 से अधिक विस्फोट हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो अब तक यहाँ पर लगभग जिसको हम कह सकते हैं कि 200 से अधिक बार जो है यहाँ पे ज्वालामुखी घटना को रिकॉर्ड किया गया है माउंट एटना में, जिसको नाम दिया गया है, जो इटली में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पेपरलेस हवाई अड्डा प्रवेश सुविधा का नाम क्या है? तेज यात्रा, डिजी यात्रा, भारत यात्रा, कभी भी उड़ान भरे। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, डिजी यात्रा, जिसमें जो है हम पेपरलेस यानी बिना पेपरों के जो है हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं या हम सफ़र कर सकते हैं, हवाई सफ़र जो है कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम FRT के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर FRT फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजी यात्रा का लक्ष्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की निर्बाध और संपर्क रहित प्रक्रिया प्राप्त करना है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन अभी,
उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य की जो है एक नई परियोजना है उद्यम का वर्ष। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है जो हम लोगों के पास, केरल सरकार द्वारा यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में एक वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जबकि राज्य ने 8 महीने में लक्ष्य जो था हासिल कर लिया। यहाँ पे जरूरी पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना। सॉरी, केरल राज्य ने था, उन्होंने एक वर्ष में लक्ष्य निर्धारित किया था कि 1 लाख उद्यम बनाने का, परंतु केरल राज्य ने जो है इस लक्ष्य को 8 महीने में जो है कवर अप कर लिया हुआ है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, देखो अपना देश अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? देखो अपना देश, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय। सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय से संबंधित जो है अभियान है देखो अपना देश। ओके, नेक्स्ट है अभी हम लोगों के पास जो फैक्ट है इसके साथ, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 गंतव्यों की यात्रा करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा उड़ीसा के कोणार्क, ये यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने, कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के कोणार्क में देखो अपना देश अभियान शुरू किया था। क्लियर? तो यहाँ पे कब और कहाँ शुरू किया गया था वो आप लोगों की जरूरी पॉइंट होता है कि 2022 में, और इसका उद्देश्य क्या है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। क्लियर? और कहाँ मैंने आपको बताया? उड़ीसा के कोणार्क में जो था देखो अपना देश अभियान जो है शुरू किया गया था, किसके द्वारा? जो हमारे पास केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे हमारे पास। क्लियर? नेक्स्ट है अब हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन, भारत में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए घोषित रोजगार अभियान का नाम क्या है? ठीक है, भारत जॉब मेला, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार, सॉरी यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने ध्यान रखना, यहाँ पे योजना नहीं, यहाँ पे मेला होगा लास्ट में भी। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना आप लोगों ने। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो चारों ऑप्शन हमारे पास दिए गए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिसको रोजगार मेला भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों ने। इस मेले के अनुसार जो है भारत में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो है वादा किया गया है। इसमें जो है पॉइंट्स अभी हम लोगों के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव शामिल भर्तियों को 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये आप लोगों को ध्यान रखना, 71,000। यह आयोजन रोजगार मेला अभियान का हिस्सा था। क्लियर? जिसकी घोषणा उन्होंने पिछले साल 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए की थी। तो इस रोजगार मेले के तहत कितने लोगों को नौकरी दी जाएगी वो भी जरूरी पॉइंट है हम लोगों के पास, वो है घोषणा 10 लाख लोगों की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पीएम विकास योजना के लाभार्थी कौन हैं? शिक्षक, एमएसएमई, कारीगर या छात्र? एमएसएमई, जिसको कि हम लघु उद्योग एवं सूक्ष्म उद्योग भी कहते हैं, लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग भी जिसको हम कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास अगली ऑप्शन छात्र। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, कारीगर जो है इस योजना के लाभार्थी हैं, पीएम विकास योजना। क्लियर? नेक्स्ट है अब हम लोगों के पास इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट कि पीएम विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके सहायता प्रदान करेगी। विशेष पैकेज उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद करेगा। तो ये इसके पॉइंट्स हैं, इसके उद्देश्य प्रोस्पेक्टिव्स हैं, इसको क्यों शुरू किया गया है, तो ये भी आप लोगों ने इसके साथ में ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है शुरू की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य ने जो है वर्तमान में पुलिस ड्रोन यूनिट जो है शुरू की हुई है, तमिलनाडु राज्य। इसको मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट जो है, ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु की राजधानी शहर में हवाई निगरानी करने के लिए देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की है। तो कहाँ पर? मैंने आपको बताया ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। क्लियर? यूनिट में 3 श्रेणियों में 9 ड्रोन जो हैं वो शामिल हैं, जिन्हें 20 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित जो है किया जाएगा। कितने मैंने आपको बताया यूनिट में कितने? हमारे पास 3 श्रेणियों में 9 टोटल जो है ड्रोन शामिल हैं, और इनको चलाने के लिए 20 जो है पुलिसकर्मी जो है प्रशिक्षण ट्रेन किया गया है वो इसमें शामिल है इस पूरे ग्रुप में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करता है? राजस्थान, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य जो है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करता है। कई बार पेपर में हमसे ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, या किस राज्य से ये योजना जो है संबंधित है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना, राजस्थान राज्य हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन होगी।
नेक्स्ट है मोहम्मद अनस और अमोद जैकब जो खबरों में मौजूद थे किस खेल से जुड़े हैं? भाला फेंक, भारोत्तोलन, रिले और शॉट पुट। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोगों ने, ये हमारे पास जो संबंधित हैं रिले से, जिसको हम 4x400 मीटर रिले के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों ने इस फैक्ट को यहाँ पे ध्यान रखना है, मोहम्मद अनस और अमोज जैकब। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, मोहम्मद अनस याहिया, ये जो मैं आपको नाम बताऊँगा आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे अमोज जैकब और मोहम्मद अजमल और वरिया थोडी, और उसके बाद है राजेश रमेश। ठीक है, यहाँ पर ये एक नाम है, ध्यान रखना आप लोगों ने, मोहम्मद अजमल वरिया थोडी। क्लियर? कि भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। ये भी यहाँ पर बहुत जरूरी पॉइंट है, पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए। ठीक है, इससे पहले हमारे पास जो एशियाई रिकॉर्ड था जापानी टीम का वो 2:59:51 था। चलो रिकॉर्ड आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोगों ने ध्यान रखना कि पिछला रिकॉर्ड जो था किसके नाम था, ये क्वेश्चन थोड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे रिकॉर्ड की कोई बात नहीं, आपको टाइम याद नहीं रहेगा, पर आपने ध्यान रखना कि इससे पहले जो था जापान टीम के पास जो एशिया का ये रिकॉर्ड था रिले का 4x400 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, विश्व प्रसन्नता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 126, 121, 118 और 108। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, 126 में जो है भारत को रखा गया 126वें स्थान पर विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। क्लियर? इसके साथ जो फैक्ट हैं, 2023 के नवीनतम विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत को 146 देशों में 126वें स्थान पर रखा गया है। क्लियर? तो टोटल कितने इसमें देश शामिल थे? 146 में जो है भारत को 126वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। प्रसन्नता के स्तर में इस गिरावट का कारण, ये आप लोगों ने ध्यान रखना भी, यहाँ पे देश में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को माना जाता है, जो कि कोविड-19 महामारी के चल रहे प्रभाव से और बढ़ गया है। ठीक है, तो यानी कि हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो पीछे हैं उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के क्वेश्चन। तो इसके पीछे की वीडियो में जितने मैंने आपसे कोई करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं या कुछ मैंने आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक वीडियो में मैंने कुछ एचपी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, और जितने भी हमारे पास अभी वर्तमान में और कोई भी करंट अफेयर्स, भी हमारे पास भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ तो उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये सभी हमारे पास जितने भी अब आप अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।